लगातार जिस तरीके से यूएस दावा कर रहा था कि 3 न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दी हैं, और उसके इतर खामनेई का लगातार ये आ रहा था कि हमारे यूरेनियम अभी भी सुरक्षित हैं, और अब तो हमने आईएईए से भी उससे हट गए हैं हम, और हम एनरिचमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ये लगातार आज भी यही हुआ है। तो क्या इस बात मतलब, क्योंकि आप ईरान और यूएस ट्रम्प को खासकर बेहतर तरीके से समझते हैं, तो क्या लगता है कि क्या ये इसके चांसेस हैं कि ट्रम्प झूठ बोल सकते हैं कि हमने इनके पूरे 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया है और इनको अब बहुत समय लग जाएगा दोबारा से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने के लिए, या जो खामनेई कह रहे हैं उस बात पर कुछ सच्चाई हो सकती है? देखिए, सच्चाई उसके बीच में है। मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई बीच में है। असल बात यह है कि आप ये देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग है, किसी पहाड़ की चोटी पर आप बॉम्बिंग करते हैं, चाहे जितने भी आप बम बरसा, उन्होंने कहा तो वो तो मक्खन की तरह नीचे अंदर हाँ चला। ठीक है, बोलने में ट्रम्प का मुकाबला तो है नहीं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि आप पहाड़ में चाहे कितने भी भारी भारी बम गिराएं, बंकर बस्टर बम, याद करिए जब बिन लादेन को ढूंढने के लिए तोरा बोरा की पहाड़ियों में बंकर बस्टर बम ये मार रहे थे, तो क्या हुआ कि तब भी देखिए पहाड़ पहाड़ है ना, फिर आप चाहे जितने बड़े बड़े बम बना लें, लेकिन नेचर की भी तो अपनी ताकत है। और फिर ईरान की पहाड़ियाँ, पुरानी पहाड़ियाँ, ऐसा भी नहीं है कि एक बम गिरा और वो ढह जाएंगी। और उन्होंने पहाड़ के अंदर फिर उस तरह से तैयार किया है, बस उस डिज़ाइन से बनाया। नुकसान पहुंचा है, ज़रूर पहुंचा, लेकिन उतना नहीं पहुंचा है जितना ट्रम्प कह रहे हैं कि मक्खन की तरह से पिघल गया। लेकिन ये भी नहीं हुआ है कि जितना ईरान कह रहे हैं नहीं जी सब कुछ ठीक है। अब डैमेज कंट्रोल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक जगह पे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, दूसरे में थोड़ा कम पहुंचा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान के पास 3 ही न्यूक्लियर साइट नहीं है। नतांज, इस्फहान और फोर्डो के अलावा आपको तो मैं कहता हूँ कि आप छोड़िए इन सबको, बुश शहर वो जगह पर है जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी के नाम पर रूस के परमाणु वैज्ञानिक और उनके इंजीनियर वहाँ पर हैं। मुझे बताइए, और सबको पता था कि बुश शहर पे अटैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रूसी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं। अगर ईरान को सबसे नज़दीक में कहीं पे रखना पड़े अपना यूरेनियम उठाकर, तो वहाँ कहाँ रखेगा? वो बुश शहर में रख देगा, क्योंकि उनको पता है कि वो लगातार कह रहे थे कि हमने इन्हें समय ही नहीं दिया कि ये 400 किलो अपना यूरेनियम उठाकर दूसरी जगह ले जाएं। ईरान को पता था कि अमेरिका की एंट्री होगी, बिल्कुल एंट्री होगी। और मैं ये बात लगातार जब आम जनता को पता था, जब मुझे पता था, मैं बार बार कहता था कि बिल्कुल एंट्री। ये सोचना ही मूर्खता है कि इजराइल और ईरान की जंग होगी और अमेरिका की एंट्री नहीं होगी। बिल्कुल होगी। बस अंतर क्या था कि बाइडेन से जंग लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए ट्रम्प ने अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा दिया था कि मैं ऐसा राष्ट्रपति बनूंगा जो कोई नया युद्ध नहीं शुरू करेगा। तो उनको बस दरअसल अपने लोगों को कन्विंस करना था और उनको एक मौका बहाना चाहिए था। तो उनको एक मौका मिला जैसे ही कि नहीं भाई, ये न्यूक्लियर साइट को हमने अटैक किया और हम इस जंग में, देखिए अमेरिका इस जंग में अपने सैनिक नहीं उतारेगा, ये बात सच है, लेकिन यहाँ सैनिक उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि अमेरिका इस जंग में वो तमाम हथियार इजराइल को देगा। अब अमेरिका गिराए, इजराइल गिराए, बात तो बराबर ही है, तो वो सारे हथियार देगा। अमेरिका वो तमाम सपोर्ट सिस्टम देगा इजराइल को जिसके जरिए वो मिसाइलों को रोका जाए। तो कुल मिलाकर यही है। और उसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर कूद जाएगा इजराइल की सुरक्षा में, क्योंकि ये बात है, आखिर इजराइल का क्या किसी ने भैंस खोली है जो वो लड़ने गया है? भाई अमेरिका का मतलब इजराइल एक मिनी अमेरिका है। मध्य पूर्व में इजराइल अमेरिका के सारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वैसी स्थिति में अगर अमेरिका इसको नहीं बचाएगा तो किसको बचाएगा? अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए अपनी साख को भी दांव पर लगा सकता है और वो करेगा, अगली जंग में भी करेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगले कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा ये जंग शुरू होगी और वो जंग अभी तक की हुई 12 दिन की जंग से ज़्यादा भीषण होगी। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे की कमजोरियों को और एक दूसरे की ताकत को समझ तो ये बेसिकली इनका यूएस और इजराइल की तरफ से मैं ये कहूँ कि इन्होंने अपनी टेस्टिंग कर ली है कि कहाँ इनकी मिसाइल कितना काम करती है, और उसके बाद तो मैं इस बात पे बिल्कुल दो राय नहीं रखती जो आपने अभी कही। लेकिन इस बीच में मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब आपने ट्रम्प की तरफ से शांति समझौते की बात करी, तो जब इंडिया ने सीज़ फायर के लिए अग्री किया तो बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन वही सीज़ फायर जब इजराइल और ईरान के बीच में होता है तो फिर किसी तरीके के कोई सवाल नहीं हुए इजराइल से कि इजराइल ने क्यों सीज़ फायर किया। तो क्या इजराइल ने नहीं सीज़ फायर किया, इसकी यही वजह है कि उसको पता है कि आने वाले समय में ये जो लड़ाई है ये बड़ी होने वाली है? खैर देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के साथ तो एक पहली बात यह है कि हम लगातार ये कहते रहे हैं
कि हमारे बीच जो है वो द्विपक्षीय मामला है, हम किसी तीसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमें किसी तीसरे मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। ये हम कहते हैं, ये हमारा एक डिप्लोमेटिक स्टैंड है। और हालांकि पाकिस्तान हर बार हर जंग में, आज ही नहीं 1948 में भी वो यूएन में चाहता था कि यूएन इसमें मीडिएट करे, उसके बाद चाहे 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, हर जंग में को वो उसने कोशिश की कि उसमें तीसरे मुल्क का इन्वॉल्वमेंट हो। या फिर जब करगिल का युद्ध हो रहा था, करगिल युद्ध में भी नवाज शरीफ बार बार क्लिंटन के पास भाग के जाते थे। उससे पहले भी जब जब तनाव हुआ 80 के दशक में भी, तो तब भी हर बार पाकिस्तान अमेरिका को इसमें ले आता है। इस बार भी हुआ, बिल्कुल हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान आप देखिए तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हों, अमेरिका के विदेश मंत्री हों, उन्होंने दोनों देश के नेताओं से बातचीत की। बस अंतर यह है कि हम ये कह रहे हैं कि सीज फायर हमने अमेरिका के कहने पे नहीं किया, बल्कि सीज फायर जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मतलब चलिए सीज फायर करते हैं, तो हमने उसका फैसला लिया। पहली बात तो देखिए, युद्ध रोकने का फैसला कभी भी कोई भी मुल्क करे वो बहुत अच्छा कदम है, उसकी सराहना होनी चाहिए। युद्ध आप शुरू कर सकते हैं, उसको रोकना इतना आसान नहीं है। डेवलपिंग नेशन को आप युद्ध की तरफ कैसे ढके? हाँ, आप और तो बचना आप चाहेंगे। सोचिए ईरान और इजराइल की जंग आपने देख ली ना, इससे खतरनाक जंग होती है इंडिया पाकिस्तान की जंग। तो समझिए कि ये बहुत अच्छी बात हुई कि हमारी जंग रुक गई। पॉलिटिकल आप चाहे इसका जो भी मीनिंग मतलब निकालें, लेकिन आपका देश जंग ना लड़े ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जंग की कीमत चुकानी होती है। देखिए महाभारत में पांडव के साथ भगवान कृष्ण थे, भगवान के रहने के बावजूद भी अभिमन्यु मारे गए, पांडव के पक्ष में भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो युद्ध में ये नहीं होता है कि आपको नुकसान ना सहना पड़े, युद्ध में नुकसान सहने पड़ेंगे। इंडिया को भी नुकसान हुए, तो ये नुकसान इसलिए हो क्योंकि यही तो युद्ध है। युद्ध में आप क्या सोचते हैं कि आप मारेंगे और उधर से नहीं होगा, उधर से अटैक होगा तो आपको नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। तो अगर आप युद्ध करना चाहते हैं तो फिर आप नुकसान भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। यही बात इजराइल ने आपको बताया है कि इजराइल के पास दुनिया भर की तमाम टेक्नोलॉजी होने के बावजूद जब ईरानी मिसाइल आए और 90% आपने रोका, तब भी 10% ने वो तबाही मचाई है कि मत पूछिए। और 1 करोड़ लोग तो दिन में 15 बार बंकर में जाने को विवश होते थे। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं ईरान और इजराइल की बात करूं, तो ईरान और इजराइल के बीच में उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि हमारे बीच कोई मीडिएशन नहीं होना चाहिए। मध्यस्थता की बात वो मानते ही हैं कि अमेरिका भाई न्यूक्लियर, अभी जो न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत हो रही थी तो वो मीडिएशन चल ही रहा था। तो इसलिए इन मुल्कों की स्थिति डिप्लोमेटिकली इंडिया पाकिस्तान से थोड़ी अलग थी। अब अगर आते हैं, देखिए ईरान और इजराइल का जो सीज फायर हुआ, मुझे जो समझ में आता है, मेरा कारण क्या है, ट्रंप ने B-2 बमवर्षक विमान भेज के एक दिन लड़ाई कर दी। बदले में क्या हुआ, ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर अटैक किया। अब यहाँ से ट्रंप के पास 2 विकल्प थे। एक विकल्प था कि अमेरिका सीधे सीधे इस जंग में उतरे, लेकिन अभी अमेरिका में ट्रंप के जो खुद के समर्थक हैं वो इस जंग में कूदना नहीं चाहते हैं। जब तक अमेरिकी लोग, अमेरिकी जो ट्रंप के सपोर्टर हैं, वो मेंटली तैयार नहीं होंगे युद्ध में आने के लिए, तब तक अमेरिका हिचकिचाएगा। तो उनको ये लगा कि अब यहाँ से हम युद्ध रोकते हैं। दूसरा, मैंने आपसे बताया कि ईरान के समर्थन में डिप्लोमेटिक तौर पे रूस और चीन आए थे। हालांकि ट्रंप चाहते तो उसको इग्नोर कर सकते थे, लेकिन उनको लगा कि चलो अभी सीज फायर कर लेते हैं। लेकिन अब आप सोचिए, ये जंग क्यों शुरू हुई? ये जंग इसलिए शुरू हुई क्योंकि इजराइल को ये लग रहा है कि ईरान की ताकत बढ़ रही है। अब आजकल आप क्या चर्चा सुन रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर बचा हुआ है, और ईरान जो पहले थोड़ा सा वो कहता है ना कि पहले थोड़ा लिहाज करता था ग्लोबल कम्युनिटी का कि मैं न्यूक्लियर बम नहीं बनाऊंगा, मतलब बम बनाने से पहले, हाँ, अब तो वो कहेगा ही, वो तो कभी भी बना सकता है। तो अब यही लॉजिक होगा कि ईरान अगले 10 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर न्यूक्लियर बम बनाने वाला है, तो मैं जा रहा हूँ लड़ने के लिए। युद्ध का बस अब एक युद्ध का लॉजिक चाहिए। तैयार बैठे हुए हैं, ट्रिगर पर हाथ रखा हुआ है, सब तैयारी दोनों पक्षों से हो रखी है, भीषण जंग होने वाला है। बस उनको ये है कि वो जो है मुहूर्त के लिए एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए। तो बस वो एक ट्रिगर पॉइंट की, वो किक की तलाश में कि बहाना क्या। चलिए, उनको किक भी मिल गया और कुछ समय में अगर ये हो गया, तब क्या चाइना और रूस, नॉर्थ कोरिया ईरान की तरफ से लड़ेंगे? देखिए, बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें ये था कि आप अपने पैरों पर भरोसा करें, है ना, किसी दूसरे से उम्मीद मत रखें। तो इजराइल और ईरान के मामले में कम से कम ईरान के लिए कर रहा है, जैसा हाँ, ईरान के लिए ये सटीक बैठता है। देखिए, रूस को तो फिर भी बहुत समर्थन मिला। रूस को ईरान ने ड्रोन दिए, काफ़ी संख्या में ड्रोन दिए। चीन ने जो हथियार बनाने के लिए ज़रूरी कंपोनेंट है वो दिए।
नॉर्थ कोरिया ने तो अपने सैनिक तक भेज दिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ईरान और इजराइल के जंग में रूस अपने पर क्या सैनिक हम ये भेजेगा। साफ तौर पर कह सकते हैं कि इस युद्ध में नहीं सपोर्ट मिला होगा ईरान को? कुल मिलाकर देखिए, ईरान को सपोर्ट नहीं मिला, मतलब ईरान ने जो ये मिसाइल क्षमता हासिल की है वो तो चीन और रूस और नॉर्थ कोरिया के ही सपोर्ट से किया है, वरना कहाँ से कर पाते। या ईरान ने जो ड्रोन क्षमता बनाई है, आगे रहस्य की बात होगी कि वो असली में उसका मतलब मास्टरमाइंड कौन है। तो सपोर्ट तो उस तरह से मिला ही है, लेकिन क्या है ना, आप इसको एक और थोड़े से, ईरान को सबसे अधिक उम्मीद किससे है? रूस से जी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि रूस का इजराइल के साथ क्या कनेक्शन है। आप ये सोचिए, इजराइल में हिब्रू और इंग्लिश के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग वो रशियन थे। जो पूर्व सोवियत संघ के इलाके के जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं वो इजराइल में बड़े पैमाने पर रह रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी में है ना, जिसको आप कह सकते हैं कि रशियन ज्यूज हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद भी ये बात कही कि वो ईरान का सपोर्ट में है, इजराइल को नहीं अटैक करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि वहाँ पर रूसी भाषा बोलने वाले लोग हैं। मतलब उन्होंने ये सिग्नल दे दिया कि आपस में लड़ लो, इसमें हम डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व होंगे। इजराइल का वैसे भी रूस के साथ अच्छा संबंध रहा है ना। नेफ्ताली बेनेट जब इजराइल के प्रधानमंत्री थे और रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, चूंकि जेलेंस्की भी ज्यू हैं, यहूदी हैं, तो लोग इसलिए कहते हैं कि कई बार कि जेलेंस्की को वो इसलिए नहीं मारते क्योंकि वो यहूदी हैं, है ना। तो रूस का एक यहूदी प्रेम है, आप है ना, रूस का एक यहूदियों के साथ एक अलग रिश्ता है। देखिए उसके कई कारण हैं। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाइए, भाई यहूदियों पर सबसे अधिक अत्याचार किसने किया? नाजी ने किया, हिटलर ने किया। और नाजी के साथ सबसे बड़ी जंग किसने लड़ी? सोवियत संघ वालों ने लड़ी। तो आप सोचिए, वो जो कहता है ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो सोवियत लोगों का यहूदियों के साथ एक अलग सा अपनापन है, एक अलग सा संबंध है। तो ये सोचना कि रूस कभी इजराइल पर अटैक करेगा, मुझे जितनी मेरी समझ है वो कभी नहीं होने वाला। चाइना तो करेगा ही नहीं, चाइना हमेशा दूर रहेगा। चीन किसी के लिए नहीं आने वाला है। अगर पाकिस्तान भी इस गलतफहमी में है कि कभी चीन उसके लिए आएगा, ऐसा नहीं आएगा। हथियार देखे थे, चीन बेसिकली किसी के काम नहीं आने वाला। चीन बस सबका फायदा उठा रहा है, वो सबका फायदा।